नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन गोलमुरी के केबल ग्राउंड से किया गया, जहां सांसद, विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाकर देश की एकता को प्रदर्शित किया। कीड़ा भारती द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में आरएसएस कोल्हान प्रमुख के अलावा सांसद विद्युत वरण महतो, स्थानीय विधायक सरयू राय, कई भाजपा नेता एवं विभिन्न स्कूलों के हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए, जहां सभी लोग दौड़ के माध्यम से देश की एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक सरयू राय एवं कीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि आज जरूरत है देश को एक सूत्र में बांध कर रखने की, जहां हम प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने का प्रतीक है और उनके जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था एकता दौड़ में जोड़ें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके मन मस्तिष्क में भी सरदार पटेल की सही तस्वीर कायम रहे लंबे समय तक, ताकि आगे भी कोई संकट आए उनकी प्रेरणा से देश को एक और अखंड रख सके। इसी अवसर पर कीड़ा भारती ने एक दौड़ आयोजित किया था, जिसमें ज़्यादातर यहाँ के खिलाड़ी थे, विभिन्न खेलों के बच्चे थे और हमारे जैसे कुछ बुजुर्ग लोग इसमें शामिल थे। तो यह कार्यक्रम वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन है, उस जीवन के अनुसार आगे का रास्ता तय करना चाहिए। जो है देश को एक रखने और आज अपनी संस्था कीड़ा भारती जमशेदपुर महानगर के द्वारा देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वां जन्मदिन के उपलक्ष्य पे कीड़ा भारती महानगर की ओर से एक एकता दौड़ की आयोजन रखा गया था। इसमें मुख्य रूप से आज लगभग स्कूल के बच्चों ने, खिलाड़ियों ने और उनके साथ जो खिलाड़ी कोच है वो शामिल हुए। मुख्य रूप से कार्यक्रम में आज के अतिथि आदरणीय सांसद विद्युत वरण महतो जी, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के अतिथि सरयू राय जी, संघ के महानगर के कारवा आदरणीय रविंद्र जी, संघ के प्रचारक आदरणीय सत्यप्रकाश जी, ऐसे सभी लोग उपस्थित हुए। और ये इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कीड़ा भारती खेल के माध्यम से अपने सभी उम्र के लोगों को मैदान से जोड़ के रखना, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता करना, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश की प्रगति, उन्नति के बारे में सोच सकते हैं। ये विचारधारा लेके कीड़ा भारती देश में बढ़ रही है। आज सभी लोग, हम लोग लौह पुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित मांडर में ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला का शुभारंभ हुआ। इस ऐतिहासिक पूर्णिमा मेले का दीप प्रज्वलित कर एवं पारंपरिक विधि विधान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर आदिवासी धर्मगुरु के साथ साथ गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये मेला आदिवासी समुदाय एवं आसपास क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद ही खास महत्व रखता है। ये मेला वार्षिक मेला होता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र से लोग आकर मेले का आनंद लेते हैं। इस मौके पर सरना धर्मगुरु की अगुवाई में मेला परिसर में जतरा खूंटे की परिक्रमा एवं पूजा अर्चना की जाती है। इस मेले में पारंपरिक आदिवासी रीति का समावेश देखने को मिलता है। मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी आदिवासी संस्कृति की पहचान ही कुछ खास और अलग है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास होगा कि केंद्र सरकार से आग्रह करके आदिवासी रीति के धार्मिक स्थल को और भी अधिक विकसित किया जाए। आज भी थोड़ा अचानक हमें डर लग गया था। हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पहचान है,
और उस पहचान को हम इस प्रकार से हम बनाए उसको रखे हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए उसमें अच्छा हम देख करके जांच इस पर हम सब लोगों को प्रयास करें। अभी वंदन जी बता रहे थे, हमसे वो कह रहे थे यहाँ कोई सांस्कृतिक भाव बन जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत से भक्तगण यहाँ आते हैं और वास्तव में हम भी कभी कभार एक दो बार हम आए हैं बीच बीच में, तो मेरे भी यहाँ की समस्याओं कष्टों को मैंने देखा। तो आज मैं इतना ही आश्वस्त सिर्फ अपने ओर से कर रहा हूँ कि झारखंड में तो हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है, वहां से हम बात करेंगे वो कैसे क्या हो सकता है। आप सब लोगों ने हमारे ऊपर यह आवेदन दिया है काम में, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर कई पॉइंट्स बनाए गए हैं और वहां सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई है। डीएसपी स्तर के पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं, साथ ही एसडीओ भी लगातार वहां मुआयना कर रहे हैं। इसके साथ ही मेले में पुलिस कैंप बनाया गया है, ड्रोन से मेले की निगरानी की जा रही है। भीड़ में किसी तरह की आपराधिक गतिविधियां ना हो, इसके लिए मेले के वॉलंटियर्स और पुलिस बल लगातार कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। वहीं सभी क्षेत्रों में मोटरसाइकिल सवार पुलिस भ्रमणशील रहेंगे। पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो डीएसपी स्तर के अधिकारी सब कैंप किए वहाँ पे और हम और एसडीओ साहब दोनों उसकी सुरक्षा देख रहे हैं, सुरक्षा विधि व्यवस्था देख रहे हैं। ट्रैफिक के लिए अलग से हम लोग इंतजाम किए हैं, इवन ड्रोन कैमरा वगैरह भी हम लोग इस पर यूज़ कर रहे हैं और पुलिस का एक अपना कैंप बना हुआ है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ से सारा चीज़ संचालित की जाती है। भीड़ जितनी होती है वहाँ पर कई आपराधिक गतिविधियों को भी दिया जा सकता है अंजाम, इसको लेकर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? जो उनके वॉलंटियर्स हैं और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, दोनों मोटरसाइकिल हमारे पुलिसकर्मी जो है उनको मोटरसाइकिल प्रदान किया गया है ताकि मोबिलिटी उनकी बनी रहे और सभी क्षेत्रों में वो, चूँकि बहुत बड़े क्षेत्र में वो मेला लगता है, तो सभी क्षेत्रों में वो भ्रमणशील रहे और कुछ भी घटना घटती है तो तुरंत मोटरसाइकिल से पहुंचा जा सकता है। पैदल या बड़ी गाड़ी से पहुंचना मुश्किल है, इसलिए इस पर मोटरसाइकिल दिया गया है। और उधर भारत और जापान की महिला हॉकी टीम ने यहां मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में सोमवार को अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली। भारत ने चीन को 2-1 से, जबकि जापान ने थाईलैंड को 4-0 से शिकस्त दी। वहीं एक अन्य मुकाबले में मलेशिया ने कोरिया को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। Let's make some noise and welcome the hockey stars from China and India. वर्ल्ड की नंबर 7 भारतीय टीम ने एशियाई खेल 2023 की स्वर्ण पदक विजेता चीन के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और पहले क्वार्टर के अंदर ही अपना खाता खोल लिया। मेजबान टीम के लिए ये गोल दीपिका ने 15वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया। वहीं 4 बार की एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के लिए दूसरा गोल मिडफील्डर सलीमा टेटे के स्टिक से 26वें मिनट से मैदानी गोल के रूप में आया। हालांकि चीन ने भी तीसरे क्वार्टर में गोल करके अपना खाता खोल लिया। टीम के लिए ये गोल जियाकी झोंग ने 41वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। चौथे और अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत रखते हुए एक गोल की बढ़त के साथ मैच को 2-1 से जीत लिया और अपनी विजयी हैट्रिक पूरी कर ली। इससे पहले जापान ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए थाईलैंड को 4-0 से रौंदकर अपनी विजयी हैट्रिक पूरी कर ली। वर्ल्ड रैंकिंग में 11वें नंबर पर काबिज जापान के लिए मेई तोरियामा ने 29वें, कप्तान यूरी नागाई ने 34वें, काना
ने 35वें और फिर चीको फौजी 82 ने 50वें से पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। जापान की 3 मैचों में ये लगातार तीसरा जीत है, जबकि थाईलैंड की लगातार तीसरी हार है। वहीं दिन के पहले मुकाबले में कोरिया और मलेशिया आमने सामने हुई। कोरिया को अपनी दूसरी और मलेशिया की टीम अपना खाता खोलने के लिए मुकाबले में उतरी, लेकिन दोनों टीमों को अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद वर्ल्ड नंबर 12 कोरिया ने दूसरे हाफ में 35वें मिनट में सियो सुयोंग के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। सुयोंग को हालांकि 57वें मिनट में ग्रीन कार्ड का सामना करना पड़ा, लेकिन मलेशिया ने जल्द ही मैच में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। मलेशिया के लिए ये गोल अजहर नूर ने 58वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। Yeah, and it's not needed also, because if the rules are applied correctly, then we end up with even numbers, I think, in the field. It wasn't very smart, I must say. We need to stay with 11 on the field. But I think we actually managed the ball a little bit better. We could have scored, actually, on the counter. Nisha read that corner extremely well. So, I think overall, very good performance. I think we again sometimes don't realize that we have teams where we want them, and then we kind of have to put them to bed, and that's the next step. So the second player of the match भी आज हमने बहुत अच्छा खेला। जैसे इंडिविजुअल एफर्ट हमारी बहुत अच्छी थी। चाइना भी बहुत अच्छी टीम है, पर हमने अपना 100% दिया। अपने इंडिविजुअल एफर्ट बहुत अच्छा था आज का, और स्टार्टिंग हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। हम और स्कोर कर सकते थे, पर हमारी थोड़ी सी आई थिंक एंड फेज में और थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें नेक्स्ट मैच में हम एंड फेज में फोकस करेंगे। जैसे हमने गोलकीपर को निकाला था, पर हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी टीम डिफेंस में अच्छी है। तो हमने आज डिफेंस भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम डिफेंस में अगर अच्छा नहीं करते तो हम कुछ भी हो सकता था। तो आज हमारी टीम डिफेंस में बहुत अच्छा ज़्यादा है, और हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और अपने आप में एक एनर्जी बूस्ट होता है जब इतने क्राउड को देखते हैं और सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा ही था, और अभी स्टेडियम को बहुत अच्छा बना रखा है, तो डेफिनेटली और भी अच्छा लगता है खेल के। फिर हर मैच में रहता है, बट हमें पता था चाइना अच्छी टीम है। हम चाइना में ज्यादा बिजी नहीं थे, खुद को था कि हम एक प्लान के साथ आए हैं और उस प्लान में हमें खेलना है। और इधर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति चाईबासा की ओर से पिल्लई हॉल में शहर की 21 दुर्गा पूजा कमेटियों के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की मुख्य संरक्षक और सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहुंचे उपायुक्त, सांसद और एसडीओ ने केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली कमेटियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने इस बार शांतिपूर्ण माहौल और व्यवस्थित तरीके से पूजा का आयोजन होने पर केंद्रीय समिति और सभी दुर्गा पूजा समितियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह था। पूजा समितियों की ओर से की गई व्यवस्था भी बेहतर थी। लोग रात भर यहाँ पूजा घूमने का आनंद लेते रहे और सुरक्षित तरीके से घर लौट गए। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि पर्व त्योहारों को खुशी के माहौल में संपन्न कराएं। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने पूजा के आयोजन में महती भूमिका अदा की है। इस बार केंद्रीय पूजा समिति की पहल के कारण जिला प्रशासन को कार्य करने में काफी सहूलियत हुई। उपायुक्त ने दुर्गा पूजा के अलावा अन्य अवसरों पर भी पूजा समिति और केंद्रीय पूजा समिति से सहयोग की अपील की। मौके पर समिति के संरक्षक राजीव नयनम ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के गठन और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन समिति के उपाध्यक्ष संजय चौबे और धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष त्रिशानु राय ने किया। मौके पर नगर परिषद चाईबासा की कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा रानी भी उपस्थित थी। कि जिन पंडालों में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ मैंने बहुत अच्छी चीजें देखी। साज सज्जा और मूर्ति तो थी ही, लेकिन वहाँ जो माहौल था, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे थे लोग, जो उनके अंदर जो खुशी थी, जो उत्साह था कि हम आज ये पंडाल में गए, आगे और एक पंडाल है, तो उनको मालूम है कि पूरे चाईबासा में एक पंडाल है, तो वो पूरे रात सभी लोग घूमते रहे।
तो ये रात भर जो लोग यहाँ आए, सुरक्षित अपने गांव वापस लौटे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आप लोगों के प्रयास, सामूहिक प्रयास से ये संभव हुआ और वो लोग खुशी खुशी यहाँ से गए। ये 9 दिन हम सभी माँ की आराधना करते हैं, लेकिन उन 9 दिनों में 4 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पंडालों के लिए, क्योंकि भीड़ आना शुरू हो जाता है। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, कई तरह की मुश्किलें होती हैं, कई तरह के कार्य होते हैं। और मैंने कुछ पंडालों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में बहुत मन लगा करके सब लगे हुए, डटे हुए हैं। मैंने कुछ जगह बोला भी कि आप लोग नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी आप तैयार करें, उसको भी बता रहे हैं कि भाई आपका सामाजिक रूप से क्या जवाबदेही है, क्या उत्तरदायित्व है, आपको आगे क्या करना है। पूजा का महोत्सव जिला प्रशासन के लिए भी एक बहुत ही स्मूथ रूप से हुआ, बहुत ही सहज रूप से हम लोगों ने भी उसका एक्सपीरियंस किया। इसका मेन कारण था कि शहर के सभी पूजा पंडाल समितियों के द्वारा जो है कि निर्णय लिया गया कि एक केंद्रीय पूजा समिति बने, जो कि एक कई समय से एग्जिस्ट करती आ रही थी, परंतु कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व फिर से तलाश रही थी। हालांकि पूजा के कुछ ही दिन पहले इसका फिर से गठन हुआ और ये फिर अस्तित्व में आई, परंतु इसमें आते ही बहुत जोर शोर से, बहुत अच्छे रूप में सभी पूजा पंडाल समितियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काफी अच्छा कार्य किया। मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी इनिशिएटिव अगर जनता के द्वारा अपने आप लिया जाता है तो उसमें सहभागिता भी बहुत जोर शोर से दिखाई पड़ती है। और कोई भी चीज़ अगर इन्फोर्स करी जाती है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने में लोगों की आनाकानी रहती है। वहीं सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में टाइगर सरायकेला द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चंपई कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल महाली ब्रदर्स बनाम NBC तितरबिल्ला के बीच खेला गया, जिसमें पेनल्टी शूट आउट में महाली ब्रदर्स ने NBC तितरबिल्ला को 3-2 से पराजित कर चंपई कप पर कब्जा जमाया। खचाखच भरे दर्शकों के बीच खेले गए फाइनल मैच में दोनों टीमें बेहतर खेल का प्रदर्शन कर बराबरी पर रही। पेनल्टी शूटआउट में महाली ब्रदर्स ने NBC तितरबिल्ला को 3-2 से पराजित कर चंपई कप पर कब्जा जमाया। विजेता उपविजेता टीम को SDO पारुल सिंह व जीप अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व फाइनल मैच का उद्घाटन जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल को किक मारकर किया। जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए बेहतर खेल का प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लगन व मेहनत के साथ, खेल भावना के साथ निरंतर खेल जारी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रतियोगिता की विजेता महाली ब्रदर्स को 50,000 के साथ ट्रॉफी, उपविजेता NBC तितरबिल्ला 35,000 के साथ ट्रॉफी, तृतीय टिकटॉक 11, चतुर्थ सरना साइन सिन्नी मैन ऑफ द मैच, गांधी टुडू मैन ऑफ द सीरीज, सुशील जेराई बेस्ट गोलकीपर जितेन लोहार को मिला। और सन जेवियर्स कॉलेज रांची एडवांस इन नोवेल मटेरियल्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर आइकन 2024 पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन सन जेवियर कॉलेज रांची के भौतिक विभाग एवं कंडेंस्ड मैटर रिसर्च सोसाइटी के साझा प्रयास से आयोजित किया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा ने इस सम्मेलन के मुख्य संरक्षक बनने की सहमति प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के सम्मेलन 20 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से भौतिकी और संबंधित विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े प्रख्यात शिक्षाविद अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार डे इस संगोष्ठी के सह संरक्षक होंगे। विश्वविद्यालय के ऊर्जावान अधिकारी एवं भौतिकी विभाग रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक गण इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
आइकन 2024 का उद्देश्य दुनिया भर के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्याविदों को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां से कंडेंस्ड मैटर भौतिकी से संबंधित समस्त आयामों में आधुनिकतम अनुसंधान का आदान प्रदान हो सके, साथ ही साथ अनुसंधान के क्षेत्र और उससे संबंधित आवश्यकताओं और अवसरों की जानकारी हो सके। ये सम्मेलन सभी भौतिक वैज्ञानिकों का सहर्ष स्वागत करता है। इस सम्मेलन से जुड़ने वाले शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान से संबंधित आधुनिक एवं नवनीतम अनुसंधानों के बारे में जानकारी लेने एवं साझा करने का अवसर मिलेगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता में सम्मेलन के संयोजक सुमित कुमार राय, भौतिकी विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची द्वारा दी गई। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो लोकल कॉलेजेस हैं उसके फैकल्टी, उसके स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिटेड होंगे, साथ में आसपास के भी कॉलेज में के लोग भी बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में है। माने लोग यहाँ उपस्थित होकर भी अपना शोध प्रस्तुत कर सकते हैं, और अगर कोई राज्य से बाहर के हैं तो वो ऑनलाइन मोड में भी अपना शोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे माननीय वाइस चांसलर ने अपना कंसेंट दिया है कि वो हमारे चीफ पैट्रॉन होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के हेड डॉक्टर संजय कुमार डे वो को पैट्रॉन होंगे, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। इसके अलावा कॉलेज मैनेजमेंट, जिसमें फादर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रेक्टर, फादर बर्सर, इन सब का भी बहुत सहयोग मिल रहा है इस आयोजन को सक्सेसफुली कंप्लीट आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। जो अन्य विभाग हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग बड़ा लेवल में कॉन्फ्रेंस को कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो सारे साइंस के जो विभाग अध्यक्ष लोग हैं वो भी इसमें ऑर्गेनाइजिंग टीम के पार्ट हैं, और उसके जो अलग अलग शिक्षक हैं उनका भी इसमें योगदान है। माने इसमें सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट के ही लोग ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में नहीं है, अन्य विभाग के लोग भी हैं। और इधर आदित्यपुर के अटल पार्क सभागार में सोमवार की शाम नगर निगम प्रशासन ने आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद को विदाई दी। वहीं नए प्रशासक आलोक कुमार का अभिनंदन किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान प्रशासक ने कहा कि 3 साल पहले कोरोना के प्रथम फेज के समापन पर वे यहां बतौर अपर नगर आयुक्त योगदान दिए थे। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बनकर लौटी थी। मैं और मेरा पूरा परिवार इसकी चपेट में था। इस विकट परिस्थिति में निगम के सभी कर्मियों और खासकर मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों का स्वभाव काफी सराहनीय रहा था। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के लिए 50 करोड़ की योजनाएं स्वीकृति हेतु विभाग को भेज दिया है। अगले 5 साल में निगम की सभी जर्जर सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान नए प्रशासक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता है और जो भी अधूरे कार्य हैं उसे विधि पूर्वक पूरा करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में शामिल मेयर विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि निवर्तमान प्रशासक का 3 वर्षों का कार्यकाल ऐसा रहा कि आंदोलन के लिए विख्यात आदित्यपुर में नगर निगम में एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेयर बनने के बाद उनके प्रयास से आदित्यपुर में सीवरेज और जलापूर्ति योजनाएं मिली, लेकिन गलत एजेंसी के हाथ में योजना जाने के कारण यह आदित्यपुर पर दाग साबित हुआ। उन्होंने नए प्रशासक से दोनों एजेंसियों पर नकेल कसने की मांग की। कार्यक्रम को निवर्तमान डिप्टी मेयर ने भी संबोधित किया। जो भी हमारे निवर्तमान उपायुक्त ने काम किया है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाएं। ऑल दो मैं इस पोस्ट के लिए नया हूँ, इससे पहले भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत के चार्ज में था, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग बढ़िया से काम करें और एज ए टीम काम करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि किसी भी ऑफिसर की पहचान उसकी टीम से होती है और उसकी टीम ने कैसे बढ़िया काम किया है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाना अंतर्गत 27 अक्टूबर को लूटा गया ट्रैक्टर संख्या JH02AE 1536 को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अपराध में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
ट्रैक्टर लूट के मामले का उद्भेदन करते हुए रांची के ग्रामीण एसपी मनीष टोपो ने प्रेस वार्ता में बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा ट्रैक्टर बुकिंग के नाम पर चालक को बुलाया गया था। फिर 4 की संख्या में मौजूद अपराधियों द्वारा ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की गई और ट्रैक्टर लूट लिया गया था। लूट के महज 48 घंटे के भीतर रांची पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर लिया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूरी घाट में सनलिफ्ट कर रहे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रॉबिन एंथोनी, रंथु उरांव, करण कुमार राम और गोविंद कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है। आवेदक सुनील कुमार के द्वारा और माझी थाना को खबर किया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनका ट्रैक्टर बुकिंग किया गया है और बुकिंग के लिए जब वो गाड़ी निकली तो कुछ दूर के बाद उनके ड्राइवर का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आने लगा। थाना को खबर किया गया था। थाना उसमें 379 आईपीसी में केस रजिस्टर किया और अनुसंधान जारी शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में ड्राइवर का पता चला और रामगढ़ से उसको बरामद किया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि उसको शराब में नशीला दवाई मिला करके बेहोश कर दिया गया था और ट्रैक्टर लूट लिया गया था। इसमें कुल 4 लोग शामिल थे। चारों की गिरफ्तारी हो गई है और उनकी निशानदेही पर लूटे गए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया है। तो ये केस 379 में रजिस्टर हुआ था, लेकिन ये 392 में इसमें हम लोग चार्जशीट करेंगे इसको। वहीं आज राष्ट्रीय निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर रांची में दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास व सशक्तिकरण विभाग नामकुम द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव राजेश अग्रवाल, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सहित काफी संख्या में दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने आजादी के बाद देश को जोड़ा। उन्हें याद कर हम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमें काफी खुशी हो रही है कि इस तरह के आयोजन में भाग लेकर, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांगजन हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार में सचिव हूँ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का। और आज हम सभी राज्यों में देश के रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और मैं बाई चांस रांची आया हुआ था तो मुझे बहुत खुशी है कि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पे आज मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सभी दिव्यांग भाई बहनों के साथ शामिल हूँ। और इसमें आप जैसे देख रहे होंगे कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं, तो इसको हम रन फॉर यूनिटी, वॉक फॉर यूनिटी दोनों माना जाए। तो इसका पर्पज़ यही है कि सब इकट्ठे मिलें, आपस में बातचीत करें और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश को जोड़ा आज़ादी के बाद, तो उनको भी याद करें। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी दिव्यांगजनों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दी। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने आए दिव्यांगजन भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम से मनोबल बढ़ता है, जो पहली बार हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी बड़ी संख्या में दिव्यांग पार्टिसिपेंट्स इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। मैं सीआरसी के समस्त टीम मेंबर्स को इसके लिए बधाई देता हूं और साथ में उपस्थित यहाँ सभी दिव्यांग मित्रों को इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत रसूल चोपा में 7 दिवसीय महाभागवत कथा के आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे।
पोटका रसुन चोपा फुटबॉल मैदान के तालाब से 281 कन्याओं द्वारा विधिवत पूजन के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भागवत कथा वाचक ब्रिजवासी जी महाराज एवं मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा भागवत कथा स्थल तक लाई गई, जहां भागवत कथा पंडाल का फीता काट कर विधायक संजीव सरदार द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान राधे राधे के उच्चारण के साथ पूरा क्षेत्र गुंजायमन होने लगा। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि भागवत कथा का आयोजन किया जाना काफी अच्छी बात है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में ये सहायक होगा, जिससे सभी लोगों के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण संभव हो पाएगा और आगे हम सब बढ़कर धार्मिक अनुसंधान के साथ जल कल्याण के लिए कार्य कर पाएंगे। आज सुबह लगभग 3 बजे कितने 180 कन्या द्वारा घट लेके आज आए और उसमें शुरुआत किया गया और गांव का इन लोग का कई सालों से इस तरह का आयोजन, इस धार्मिक आयोजन हो रहा है और इस बार में भी गांववासी लोग मिल के इस श्रीमान भागवत कथा का आयोजन किया है और इसमें हमारा ही प्रयास भी रहता है कि और इस क्षेत्र के हर एक जन का प्रयास रहता है और ग्रामवासी का खासकर प्रयास रहता है कि कैसे हमारा विश्व साथ साथ भारत देश राज्य और हमारा गांव और हमारा समाज कैसे शांति रहे और साथ साथ आने वाला दिन में हम लोग कैसे और आगे बढ़ें। साथ ही सनातन धर्म में जो वर्तमान समय में और इतिहास में जो है उनको आने वाला पीढ़ी और हमारा बीच में भागवत कथा द्वारा जो बताने का काम किया जाता है उनको अनुसरण करते हुए आने वाला दिन में भी आने वाला पीढ़ी को पहुंचाने की जरूरत है। ब्रिजवासी जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से इस कलयुग से मुक्ति का एक महान मार्ग है, दूसरी ओर इसके श्रवण से पाप का नाश हो जाता है। मुक्तत्व तो देता है, लेकिन उस कथा बोलने वाला होना चाहिए मुक्ति वाला। जो कथा बोलते हैं वो स्वयं अगर मुक्त नहीं होगा तो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते। किसी के हाथ बांधा हुआ है, उसके सामने जाकर आप हाथ खोलने के लिए बोलेंगे, क्या खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते ना। तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भगवान के साथ संबंध कर लिया। ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा श्रवण करेंगे तो आपका मुक्ति होगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।